हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या पब्लिक इंटरप्राइजेस बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पब्लिक इंटरप्राइज क्या होता है, जिस पर नियंत्रण सब कुछ सरकार का होता है। वह जो है पब्लिक इंटरप्राइजेस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहे जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रारूप में तीन प्रारूप होते हैं। पहला है विभागीय उपक्रम, दूसरा है वैधानिक, तीसरा सरकारी कंपनी। तो आज की वीडियो में हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रारूप में विभागीय उपक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो विभागीय उपक्रम क्या होता है? ये सरकारी उपक्रमों को संगठित करने का यह सबसे प्राचीन स्वरूप है। इसमें उपक्रम को किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। इसका नियंत्रण तथा वित्त प्रबंध भी किसी अन्य सरकारी विभाग की भांति सरकार द्वारा किया जाता है। यह उपक्रम केंद्र अथवा राज्य सरकारों के अधीन हो सकता है। इनके कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी होते हैं, यानी विभागीय उपक्रम के जो कर्मचारी हैं वह सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विभागीय उपकरण के जो उदाहरण हैं वो आपको बता रहे, जैसे डाक एवं तार, दूसरा भारतीय रेलवे, तीसरा चित्तरंजन रेल निर्माण, चित्तरंजन रेल निर्माण, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, नेशनल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री कोलकाता। ये सभी जो है विभागीय उपक्रम के उदाहरण हैं। इस पर सीधा सीधा सरकार का स्वामित्व होता है और इसकी स्थापना भी सरकार के द्वारा होती है। अब हम आते हैं इसकी विशेषताएं। विभागीय उपक्रम की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जो सबसे पहली विशेषता है इसका प्रबंध। तो इसका प्रबंध संबंधित मंत्रालय द्वारा होता है। जैसे अगर हम कहीं पर रेल विभाग की स्थापना कर रहे हैं या एक नया रेलवे स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो इसका समस्त खर्चा जो है सरकारी अधिकारियों द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और रेल मंत्रालय है तो रेल मंत्रालय इसका सीधा सीधा पूरा प्रबंध करेगा। संबंधित विभाग का जो भी मंत्रालय होगा, जैसे डाक तार का है तो डाक तार मंत्री करेगा, रेलवे का है तो रेल मंत्रालय करेगा। तो प्रबंध जो है इसकी सरकारी प्रबंध समिति द्वारा होता है। दूसरा वित्त प्रबंध, दूसरी विशेषता इसकी है वित्त प्रबंध की। तो वित्त प्रबंध में इसका जो भी वित्तीय संबंधी प्रबंध है ये सरकारी खजाने में जमा होता है। जैसे अगर आप कभी रेलवे से यात्रा कर रहे हैं और रेल से यात्रा टिकट आप लेते हैं तो वहां जो पैसा आप देते हैं वो पैसा सीधे सीधे सरकार के खजाने में जमा होता है, सरकारी कोष में होता है। दूसरी जगह वो जमा पैसा नहीं हो सकता है। तीसरी विशेषता इसका लेखांकन कार्य। लेखांकन कार्य बजट लेखाकार संबंध में सारे रूल्स रेगुलेशन वही हैं, सारे नियम उपनियम वही हैं जो सरकारी विभागों पर लागू होता है। यानी सरकार द्वारा चुना गया लेखा अधिकारी या लेखाकार ही इसका लेखांकन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। इसकी चौथी जो सेवाएं होती हैं, जो चौथी विशेषता है, इसकी अस्थायी भर्ती। कर्मचारी जो कर्मचारी होते हैं, अस्थायी कर्मचारी, इन कर्मचारियों की भर्ती सरकार द्वारा होती है। कर्मचारी भर्ती, नियुक्ति, सेवा शर्तें सभी सरकारी कर्मचारियों की भांति होती है। पांचवी विशेषता इस पर मुकदमा, यानी अगर इस विधि में मुकदमा चलाया जा सकता है
सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है या सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पर भी चलाया जा सकता है या उस विभाग के द्वारा किसी व्यक्ति पर चलाया जाता है। तो ये सरकार के विरुद्ध मुकदमा कर सकती है और कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध भी मुकदमा कर सकता है। तो ये इसकी 5 विशेषताएं होंगी। अब हम आते हैं इसके गुण। पहला गुण, सरकारी स्वीकृति आवश्यक है। सरकारी स्वीकृति यानी विभागीय उपक्रम का गठन करना आसान है, सुगम है, क्योंकि सरकार इसकी का हस्तक्षेप इसमें सीधा सीधा होता है। अतः जो भी सरकारी कार्रवाई होती है, जो भी दस्तावेज तैयार होता है, वह आसानी के साथ तैयार हो जाता है और इसको पंजीकृत रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आप इसको चाहेंगे तो गुण लिख सकते हैं कि पंजीकरण की आवश्यकता या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता यहां नहीं होती। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सारा नियंत्रण सरकार का होता है। अब इस पर नियंत्रण, दूसरी विशेषता, दूसरा गुण नियंत्रण। तो नियंत्रण में सरकार का होता है। विभागीय उपक्रम सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है या सरकार द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति इस पर नियंत्रण करता है, तो इसका सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ति करने में अधिक सक्षम होता है। तीसरा गुण, आसान वित्त प्रबंधन। आसान वित्त प्रबंधन, फाइनेंस की कमी यहां पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारा व्यवस्था, सारी वित्त संबंधी क्रियाकलाप सरकार करती है। यानी किसी नए विभाग की स्थापना करने से पहले सरकार उस पर आने वाले खर्चों का अनुमान लगाती है। चूंकि इनके द्वारा जो पहले से इनकम होती है वह सीधा सीधा सरकारी खजाना जमा होता है, इसलिए सरकार को पता होता है कि कितना खर्च इस पर आएगा और सीधा सरकार उसको पैसा देती है। चौथा गुण, संसदीय क्रियाएं। संसदीय क्रियाएं या पार्लियामेंट्री कंट्रोल। चूंकि संबंधित विभाग का मंत्री भी इसमें शामिल होता है, तो इनके क्रियाकलापों के लिए सीधे सीधे ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके क्रियाकलापों के लिए संसद में बहस भी होती है। जैसे हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, अगर आप जानते भी होंगे, तो जब लाल बहादुर शास्त्री सरकार रेल मंत्री थे, एक दुर्घटना हो गई, जिन्होंने उस पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। पांचवी विशेषता, आय का स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम। आय का स्रोत, सरकार की आय का स्रोत होते हैं। सरकार चूंकि जिन उपक्रमों की स्थापना करती है वह अपने लाभ हानि को ध्यान में रख के करती है। तो सरकारी आय का जो स्रोत होता है वह कहीं न कहीं से विभागीय उपक्रम होता है, क्योंकि इनके द्वारा अर्जित की हुई आय सरकारी खजाने में जमा होती है। नेक्स्ट, गोपनीयता। गोपनीयता, इसमें गोपनीयता आवश्यक है। विभागीय उपक्रमों के पास एकाधिकार शक्ति होती है, इसलिए अपने उद्योगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जब कोई भी उद्योग अगर महत्वपूर्ण होता है तो उसमें गोपनीयता रखना आवश्यक है, यानी इनकी क्रियाकलाप हम सभी के सामने हमेशा बजट के रूप में पेश नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कम जोखिम। कम जोखिम, लेस रिस्क। बड़ा बजट है, लेखांकेक्षण है, नियंत्रण कार्य, सभी सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम कम होता है। चूंकि सरकारी व्यक्ति शामिल हैं, कोई अगर इसमें किसी पर घोटाला करना चाहेगा तो उसका सीधा सीधा सस्पेंशन होता है, निष्कासन होता है। इसलिए सरकारी धन का दुरुपयोग यहाँ जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि पैसा लेने के लिए हमें संबंधित विभाग के मंत्री से हस्ताक्षर कराना होता है। तो ये थे हमारे विभागीय उपक्रम के गुण। अब इसका दोष, एक तरफ जहां विभागीय उपक्रम के कुछ गुण हैं,
तो वहां इसमें कुछ दोष भी है। जो सबसे बड़ा दोष है इसमें लाल फीताशाही का है। लाल फीताशाही, जिसको हम कहते हैं रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही, इसमें नियंत्रण का बहुत अधिक केंद्रीकरण होता है, यानी सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, तो इसमें पहल करने की शक्ति जल्दी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति इसमें जल्दी पहल करना नहीं चाहता है। कर्मचारी संबंधित मंत्रालय की स्वीकृति के बिना किसी भी मामले में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं, अतः इसमें निर्णय लेने में अनावश्यक देरी हो जाती है, जो इसका सबसे बड़ा दोष है। नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण, दूसरा अवगुण सरकारी नियंत्रण। चूंकि विभागीय उपक्रम संसद एवं सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं, तो यह एक व्यवसाय की तरह से हम कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति का हमेशा ग्राहक का शोषण होता है। जैसे अगर आप देखते होंगे, कभी आप जाते हैं, सरकारी बाबू है, कर्मचारी है, टाइम हो गया, उठना चाहता है, तो फिर आपके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो व्यवसाय की तरह इसको हम नहीं कर सकते हैं। इसमें हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी को निभाता है। तीसरा, समाज की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन। समाज की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन। प्रतियोगिता एवं लाभ प्रयोजन न होने कारण ये समाज की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होते हैं। चूंकि इसमें जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उनके ऊपर इस बात का कतई प्रभाव नहीं पड़ता है कि संस्था लाभ में जा रही है या घाटे में जा रही है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि हर महीने की पहली तारीख को हमारा वेतन मिल जाएगा, इसलिए वो सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं। ये अपने लाभ को बढ़ाने की बात कभी नहीं सोचते हैं। वो अपना एक निर्धारित समय तक ड्यूटी करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, जो इसका एक सबसे बड़ा दोष है। चौथा, राजनैतिक हस्तक्षेप। राजनैतिक हस्तक्षेप, चूंकि सरकारी उपक्रम है, ये सरकार द्वारा इसका नियंत्रण होता है, संसद पर निर्भर होता है, मंत्रालय के अधीन होता है, तो उपक्रम कार्यों में दिन पर दिन अनावश्यक हस्तक्षेप या राजनीतिक संबंधी बात होती रहती है, जिससे इसके उपक्रम पर एक बुरा असर पड़ता है।